हेलो स्टूडेंट, तो बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का देखिए मॉडल सेट आ गया है। ठीक है, 12th का 2024 जिसमें भी आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 1 से लेकर के 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 70 में से केवल आपको 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करें। किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर दे। 70 क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट आपके पास, लेकिन इसमें से आपको केवल 35 को ही सॉल्व करना है। 70 में से 35 जिसका जिसका आप जानते होंगे उसी में से आपको 35 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। NaCl के रवा में Na+ है ना, ये Na+ कितने Cl- से घिरे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। ये तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, लास्ट में तो यही सब पढ़ा रहे थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। दिया सलाई कहा जाता है माचिस के डब्बे को, मैच बॉक्स को। देखिए द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज, यानी कि जो आपका मैच बॉक्स होता है, यानी कि जो माचिस होता है, वो उसका ज्योमेट्री कैसा होता है, उसका मतलब उसका संरचना कैसा होता है? तो ऑर्थोरोम्बिक होता है। कैसा होता है? ऑर्थोरोम्बिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब बताइए ऑर्थोरोम्बिक जो होता है उसमें क्या अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों आपस में इक्वल होता है। ये तीनों कितना डिग्री के बराबर होता है? तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक, इसमें तो हम ट्रिक भी आप लोग को दिए थे याद रखने का। चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या होती है ना। अष्टफलक यानी कि आपको ऑक्टाहेड्रल का बारे में पूछा है, और ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम बराबर, मतलब ऑक्टाहेड्रल में आपका क्या होता है? नंबर ऑफ एटम बराबर होता है ना। ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ एटम क्या होगा? बराबर होगा। तो n गोलों वाले सीमित पैकिंग बोला है, n गोला है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम जो है आपको n दिया हुआ है, ये तो n दिया है, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा बताइए? तो n ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑक्टाहेड्रल दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो n गोला बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। यदि 2 गोला बोलता है तो 2 हो जाता है, जितना गोला बोलेगा उतना ही हो जाएगा। तो n गोला बोला, इसलिए इसका राइट आंसर n हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आ जाती है, मतलब डेंसिटी कम हो जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट काउज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसका दोष उत्पन्न होने से डेंसिटी कम हो जाता है? ये क्या हो जाएगा? शॉटकी वाला है ना। शॉटकी दोष में क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या लिखा है। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है? देखिए स्टूडेंट, आदर्श विलयन वो बनाएगा ना जिसका स्ट्रक्चर लगभग सेम हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे C2H5 एवं जल है। जल का क्या होता है? H2O, और C2H5 में किसी हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए H2O है, यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे क्या है? CsCl3 है, तो यहाँ पे CH3COCH3 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ भी C6H6 है, यहाँ पे भी C6H6CH3 है। तो दोनों एक टाइप का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी C6H6 और यहाँ पे भी क्या है? C6H5CH3, यानी कि ये आपका टॉल्विन हो गया और ये आपका बेंजीन हो गया। तो बेंजीन टॉल्विन का लगभग स्ट्रक्चर सेम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 0.1 मोलर H3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है, यानी कि नॉर्मलिटी आपसे पूछा है। तो याद कीजिए स्टूडेंट, हम आपको नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच में एक रिलेशन बताए थे, N=mx। m मीन्स हो गया मोलारिटी, और मोलारिटी आपको कितना दिया है? 0.1 इंटू x मीन्स वैलेंसी हो गया। ठीक है, तो H3PO4 का हमको वैलेंसी चाहिए। आपको पता है एक हाइड्रोजन का +1, तो 3 गो का कितना हो जाएगा? +3, और PO जब न्यूट्रल कंपाउंड है तो PO4 का कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट +3 या -3 बात तो बराबर हुआ। ये प्लस या -4 से तुमको मतलब ही नहीं रहता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। तो 0.1 इंटू 3 कीजिए, मतलब x जो है वैलेंसी फैक्टर वो कितना आ गया? 3 आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.3 आएगा, और नॉर्मलिटी बोला है तो n से, यानी कि 0.3n इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.3n। तो ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो क्या लिखा है। किसी तनु घोल का अनुसक्य गुणधर्म निर्भर करता है, यानी कि द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? घोली की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, घोलक की प्रकृति पर, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, घोली के अणुओं की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और फिर देखिए आगे क्या ऑप्शन दिया है,
तो इसमें और लास्ट जो ऑप्शन दिया वो है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि घोलक के अणुओं की संख्या पर। और आपको पता होगा सोल्यूट का जो पार्टिकल होता है उसी पे ये डिपेंड करता है ना। अनुषंगीय गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पर, यानी कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घोली के अणुओं की संख्या पर, यानी कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा, है ना। प्रासरण दाब सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही पूछ रहा है। तो ओस्मोटिक प्रेशर में पूछ रहा है क्वेश्चन कि ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा किसका होगा, तो जिसका आई का वैल्यू ज़्यादा होगा वही, है ना, जिसका आई का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका आई का वैल्यू मोर होगा, अधिक होगा, उसी का प्रासरण दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये ग्लूकोज और यूरिया जो है, ग्लूकोज और यूरिया जो है स्टूडेंट, ये दोनों तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों का तो आई का वैल्यू निकलेगा ही नहीं ग्लूकोज यूरिया का। अब हम लोग का क्या क्या ऑप्शन बचा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड। तो पोटासियम क्लोराइड में देखिए तो K+ है, पोटासियम क्लोराइड में देखिए तो K+ है और Cl- है, ये भी एक मोलिक्यूल में, ये भी एक मोलिक्यूल, तो 1 1 मिल करके 2 हो गया इसमें आई का वैल्यू, ठीक है। लेकिन CaCl2 में देखिए तो Ca+2 है और +2Cl- है, तो यहाँ से कितना हो गया 2 और यहाँ से कितना हो गया 1, तो मिलके कितना हो गया 3, यानी कि आई का वैल्यू CaCl2 में कितना आ गया 3 और इसमें KCl में कितना आ गया 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का जो है सो 3 आ गया ज़्यादा आई का वैल्यू CaCl2 में, इसलिए इसका राइट आंसर CaCl2 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है ना, हाइड्रोजन गैस का आयतन बोला है। तो ये तो 11th में भी इस टाइप का पढ़ाए थे, तो इसका क्या हो जाएगा 11,200 ml। इसका कैलकुलेशन करके भी बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस के बारे में बोला है ना, तो 2H+, इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तब ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा आपका 2H+ जो है सो, ये जैसे आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन देते तो ये सिर्फ आपका H+ में चेंज हो जाएगा, है ना, यानी कि H2 में चेंज हो जाएगा, H2, ठीक है, H2 में चेंज हो गया। तो सोचिए 2 मोल में H2 बना है ना, 2 मोल में H2, तो 2 मोल में जब H2 बना तो 1 मोल में क्या हो जाएगा, 1 मोल में हो जाएगा 1/2 H2, 1 मोल में कितना हो जाएगा 1/2 H2। अब सोचिए 1 मोल में जब 1/2 H2 और STP बोला था, STP का मतलब कितना होता है 22.4, तो 22.4/2 की जगह कितना हो जाएगा 11.2। अब 11.2 लीटर आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मिलीलीटर दिया, जिसको मिलीलीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11,200 ml। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटीय घोल का मोलर चालकत्व क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि यदि आप डाइल्यूशन को इंक्रीज करें तब मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा, तो बढ़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0 मानक ऑक्सीकरण विभव दिया, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दे दिया, यानी कि SOP ये आपको दे दिया। SOP कितना दिया है, तो 0.763 वोल्ट, देखिए 0.763 वोल्ट दिया है। तो हम लोगों को क्या बोला, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि SRP। ये तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जो आपको SOP दिया रहेगा उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि -0.763 वोल्ट हो जाएगा ना, -0.763 वोल्ट हो जाएगा। तो -0.673 वोल्ट किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा, अल्फा इन्फिनिटी NaCl बराबर होता है, ये तो तोड़ देना, सिर्फ अल्फा इन्फिनिटी NaCl है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ में टूट जाएगा, अल्फा इन्फिनिटी Na+ और प्लस अल्फा इन्फिनिटी Cl-, इसी चीज़ में टूट जाएगा। तो अल्फा इन्फिनिटी Na+ प्लस अल्फा इन्फिनिटी Cl-, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का इसमें आपको क्या बोला है, ऑप्शन मतलब आंसर बताना कि सेकेंडरी सेल का एग्जांपल क्या होगा। तो लेड स्टोरेज सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेल का एग्जांपल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, यानी कि द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज़ में डिपेंड करेगा? भार पे, मात्रा पे, समय पे या ताप पे? तो ताप पे करेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप पर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या लिखा है? प्रथम कोटि अभिक्रिया। अरे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई बोला है, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है? टाइम इनवर्स होता है, यानी कि समय इनवर्स, टाइम इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दोगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दोगुना हो जाएगा, या अभिक्रिया की दोगुना हो जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है। In the initial concentration of the reactant is doubled, time for half reaction is also doubled, the order of reaction is, मतलब कि स्टूडेंट कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग कोई भी अभिक्रिया है उसका आरंभिक, कोई भी रिएक्शन है उसका आरंभिक यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन को दोगुना कर देंगे तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दोगुना हो जाएगा। तब उस टाइप का अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? शून्य कोटि अभिक्रिया, या प्रथम कोटि अभिक्रिया, या द्वितीय कोटि अभिक्रिया, या तृतीय कोटि अभिक्रिया? तो पर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य कोटि अभिक्रिया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या होगा? ये वाला, यही तो सही था, टी हाफ जो सो ये इस पे। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट हो जाएगा। आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं, टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाता है? 0.693/k, यानी कि ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, यानी कि एडजॉर्प्शन इज द फिनोमिना इन विच अ सबस्टेंस, एडजॉर्प्शन बताइए कैसा फिनोमिना, इसमें सबस्टेंस क्या होता है? दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है या दूसरे पदार्थ के पिंड के अंदर प्रवेश करता है? नहीं, पिंड के अंदर तो नहीं जाएगा, दूसरे पदार्थ के नज़दीक रहती तो गया, दूसरे पदार्थ को नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है, और देखिए ऑप्शन क्या लिखा है? अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल देता है, साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, या अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है? बताइए आप लोग भी। कैटेलिस्ट जो होता है इनके उत्प्रेरक वो क्या करता है इतना में से? तो उत्प्रेरक का काम है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, उत्प्रेरक जो है साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को ही क्या करेगा? घटा देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण होता है ना। लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण होता है क्या? कणों का आवेशित होना। अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि गोल्ड संख्या जुड़ा था, गोल्ड संख्या किससे है? लायोफोबिक कोलाइड से ही जुड़ा हुआ, लायोफिलिक से तो है नहीं, पायस इमल्सन से भी नहीं, जेल से भी नहीं, किससे? लायोफोबिक कोलाइड से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है? सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, यानी कि सल्फाइड अयस्कों को किससे सांद्रित करते हैं? तो फैन प्लवन विधि से, है ना। सल्फाइड और को हम लोग किससे कंसंट्रेटेड करते हैं? तो फैन प्लवन विधि के द्वारा करते हैं, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा? निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज एक्सट्रैक्टेड बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन? तो कौन होगा? सिल्वर, यानी कि Ag। चलिए आगे देखिए तो क्या लिखा है? प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, यानी कि जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड जो है उसमें क्या चीज़ के लिए वो यूज होता है? उच्च तापक्रम के लिए, या अत्यंत विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, या विशुद्ध ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए, या अत्यंत विशुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए? इंग्लिश में भी अगर पढ़ देते हैं, देखिए क्या लिखा है? वेरी हाई टेम्परेचर, या अल्ट्रा प्योर मेटल, या अल्ट्रा प्योर ऑक्साइड्स, या अल्ट्रा प्योर एल्युमिनियम? तो ये और ये हाई टेम्परेचर तो एकदम गया गुजरा एग्जाम्पल, ये तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जॉन रिफाइनिंग मेथड का हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है, यानी कि जब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? CaSiO3, इस टाइप का स्लैग इसमें उत्पन्न होता है ना, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा है? नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है? तो ऑक्साइड कौन सा अनुचुंबकीय होगा? NO2, है ना। N2O तो होगा नहीं, N2O5 भी नहीं, N2O3 नहीं, NO2 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फास्फोरस ऑक्सीकरण संख्या अवस्थाएं होती है, यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। जब ये PCl3 और PCl5 बना सकता है, इसका मतलब इसमें 3 और 5, तो -3 से +5 यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो N2O5 हो जाएगा, क्यों? इसका साइज सबसे छोटा होता है। P2O5 से भी, Sb2 और H2O5 से भी सबसे छोटा किसका था? N2O5, इसलिए आपका क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा। ये याद रखिएगा, ये सबसे छोटा भी मतलब इतना में से सबसे छोटा होता है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र कुछ यहाँ छूटा हुआ है। देखिए तो फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद कौन H2SO4, देखिए यहाँ पे H2SO4 छूटा हुआ है ना। फॉर्मिक अम्ल सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कर क्या बनाएगा? CO बनाएगा या CO2 बनाएगा या SO2 बनाएगा या SO3 बनाएगा? थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्या बनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। अब देखिए सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर तो S2, S4, S6, S8 तक जाता है, S8 तक। तो क्या हो जाएगा? टेट्राएटॉमिक या ऑक्टाएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक या डाइएटॉमिक? तो इसका राइट आंसर देखिए तो ऑक्टाएटॉमिक हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टाणविक, यानी कि ऑक्टाएटॉमिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए क्या लिखा है, कॉपर का इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला है। तो आर्गन का कितना होता है? 18 और आपका डी में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? 10। तो 18 10 28 और 1 29। तो आर्गन 3d10 4s1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है लेंथेनोइड तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, बताइए तो क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें आपको ऑप्शन सही लग रहा है? ए नंबर वाला ऑप्शन लग रहा है या बी वाला या सी वाला या डी वाला? ए में क्या लिखा है? N-2 F1 से 14 तो लेंथेनोइड में नहीं होता है, F0 से 14, लेकिन डी में क्या दे दिया? सिर्फ 10 दिया हुआ है ना, लेकिन डी में इसमें 1 भी जाता है। F यहाँ पे 0 से 14 तो दिया है, लेकिन N-2 0 से 1 भी दिया है, NS1 दिया, तो NS1 नहीं NS2 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट होगा। N-2 F0 से 14, N-1 D 01 और NS2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एवटीनाइड नहीं है ना? एवटीनाइड नहीं होगा, एक्टिनाइड होगा। तो एक्टिनाइड कौन नहीं है? टर्बियम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये तो Sc3+ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, Fe2+ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा। Fe कितना में आता है? 26 में आता है। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2। सबसे पहले इसका राइट 4s2 तक आपका 20 हो जाएगा, इसका जाते जाते 4s2 तक 20 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4s2 के बाद कौन आता है? 3d 10 आता था, तो यहाँ पे हम लोग का 26 ही है, तो 3d 6 हो जाएगा। 20 और 6 26 हो गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मीन्स जो आपका पेयर में नहीं है, तो 3d 6, ये तो पूरा खाली हो गया। 4s वाला जिसमें हम लोग नहीं देखेंगे, 3d 6 है और 3d में हम लोग का 10 जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 घर हो गया ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अयुग्मित कितना बचा? ये 4 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, K3 FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताएं, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, K3 एक पोटेशियम का +1, तो 3 गो का कितना हो जाएगा? +3। Fe का बोलबे क्या, जिसको तो x मान लेंगे। एक CN का -1 6 होगा तो -6, कोई भी चार्ज नहीं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो +3 -6 मिल करके -3 हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +3। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, सभी लिगेंड क्या होता है? लेविस भस्म, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लेविस भस्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, जटिल आयन NiCN4 -2 की संरचना है। इसका संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पूछ दिया है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक रेखीय या चतुष्फलकीय या वर्गतलीय या अष्टफलकीय? तो वर्गतलीय होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर यानी कि स्क्वायर प्लेनर होगा, ये हम बताए भी थे आप लोग को।
हाइब्रिडाइजेशन में। चलिए अगला देखिए, विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल, क्या रहता है, सोच के देखिए तो B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, यानी कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा, CCl4 का होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जेम डाइहेलाइड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ जेम डाइहेलाइड, है ना। इसमें आपको जेम डाइहेलाइड का पूछा है एग्जाम्पल कि निम्न में से कौन होगा। तो जेम डाइहेलाइड किसका नाम था, CH3CHBr2 को ही हम लोग क्या कहते थे, जेम डाइहेलाइड। तो ये 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखिए निम्नलिखित में से किससे क्लोरोफॉर्म बनता है ना, क्लोरोफॉर्म हम लोग किससे बना पाएंगे, अब वो पूछा है क्वेश्चन। तो क्लोरोफॉर्म आपका प्रोपेन टू ऑल से बनता है, किससे बनता है, प्रोपेन टू ऑल से। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है, यानी कि एल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, एल्केन या एल्कीन या एल्कोहल या इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा, सब चीज़ तो इससे हम लोग बना सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इसमें आपको कौन दिख रहा है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर A लग रहा है या ऑप्शन B लग रहा है या ऑप्शन C D, चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल को हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, वो आपको बताना है। तो सेकेंडरी अल्कोहल तो यही वाला होगा, है ना, ऑप्शन नंबर B। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, अनाज अल्कोहल, अनाज को ही इंग्लिश में क्या हम लोग बोलते थे, अनाज अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल। तो ग्रेन अल्कोहल का आपसे कॉमन नेम पूछा है, यानी कि सामान्य नाम पूछा है। और ये भी आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से ही है, लास्ट में जब हम बताए थे तो नोट पॉइंट में ये सब आप लोग को बताए थे ना, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके। तो क्या था बताइए, तो इथाइल अल्कोहल को ही तो हम लोग ग्रेन अल्कोहल कहते थे। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लेकिन इसका डेफिनेशन एक लाइन में ही था, तो आप कमेंट करके बताइएगा तो क्या होता है इसका डेफिनेशन। चलिए 46 नंबर में देखिए क्या लिखा है, गिरिग्नाट अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में से कौन एल्केन बना सकता है, यानी कि गिरिग्नाट रिएजेंट जो होता है वो किसके साथ अभिक्रिया कर करके क्या बना देता है हम लोगों का, एल्केन। तो क्या आपको याद है गिरिग्नाट रिएजेंट किससे रिएक्शन करके एल्केन बनाता था, यही CH3CH2OH से, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि RCOCl2 PD प्लस BSO4, देखिए ये कहाँ पे जाता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया में, यानी कि 47 का B नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कीजिए यानी कि उसमें ऑक्सीजन, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, है ना। एल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, एल्कोहल अम्ल मिलेगा, एसिड। तो एक अल्कोहल ये नहीं होगा, एक एसीटोन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ईथर तो नहीं है, अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है ना कि निम्नलिखित में कौन केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है, केनिजारो अभिक्रिया वही देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होगा वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो 49 का बताइए इसमें कौन आपको लग रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता, तो एसिटाल्डिहाइड में, ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से करने पर बनता है ना, यूरोट्रोपिन, मतलब यूरोट्रोपिन किससे बनेगा, किसके द्वारा, एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे या फॉर्मल्डिहाइड से या फिनॉल से या एसीटोन से, क्या होना चाहिए सोच के देखिए तो, किससे रिएक्शन कराने पर आपको यूरोट्रोपिन मिलता है, तो फॉर्मल्डिहाइड से, है ना, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र स्टर को व्यक्त करता है, बताइए, स्टर का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कोई भी बता दीजिएगा, RC डबल बॉन्ड OR, सॉरी RCOOR, डबल बॉन्ड O फिर से O तब R, यही ना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग, किसके द्वारा हम लोग फॉर्मिक अम्ल यानी कि फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड को अलग अलग कर सकते हैं, टोलेन रिएजेंट के द्वारा या बेंडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा या फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा या NaSCO3 के द्वारा, तो NaSCO3 के द्वारा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, यानी कि
इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें क्लोरीन ज़्यादा होगा स्टूडेंट, वही होगा, ठीक है। क्लोरीन इसमें 2 ही है, इसमें देखो नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबल अवकारक है, इस बार आपको पूछ दिया कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। इथेनोइक एसिड या बेंजोइक एसिड या मेथेनोइक एसिड या क्लोरो एसिटिक एसिड, कौन सा होना चाहिए, सोच के देखिए। तो 54 का आंसर कौन सा आपको लग रहा है कि सबल अवकारक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये मेथेनोइक अम्ल होगा, है ना, मेथेनोइक एसिड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है। प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल में LiAlH4 यही पहुंचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन क्या हो गया, जो जिसका NH जो है सो सेकेंडरी एमीन मीन्स हो गया, जैसे R है, N है, H2, ये हो गया प्राइमरी। एक हाइड्रोजन यदि यहाँ से हटा दे तो और एक ठो और R जोड़ दे एल्काइल, तब वो सेकेंडरी हो जाए, यानी कि RNH और एक ठो और R होना चाहिए, तो RNHR होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ये वाला। ये तो प्राइमरी है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपका टर्शियरी में चल गया, सेकेंडरी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है स्टूडेंट कि मेथिल आइसोसाइनेट का अनुसूत्र बताइए। आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है किसका, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होगा, CH3NCO, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स प्राइमरी एमीन ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसमें से क्या क्या है, नाइट्रोपेराफिन, फिर एल्काइल सायोनाइड, फिर एमाइड, फिर एल्काइल आइसोसाइनाइड, किसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब हम लोगों को क्या मिलेगा, तो प्राइमरी एमीन मिलेगा, ठीक है। प्राइमरी एमीन किसका हाइड्रोलाइसिस करने पर मिलेगा, देखिए तो एल्काइल आइसोसाइनाइड का, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंस्करण होता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपको किसका पूछा है, एमीन का। तो एमीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है, यानी कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, सिर्फ ग्लूकोज या ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज या ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज या ग्लूकोज एवं लैक्टोज, लैक्टोज तो मिलेगा नहीं, ग्लैक्टोज भी मिलेगा नहीं, सिर्फ ग्लूकोज भी नहीं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होगा, इनका ऑप्शन नंबर सी है। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एक विटामिन है या एक प्रोटीन है या एक एंजाइम है या एक एमिनो अम्ल है, क्या है, सोच के देखिए। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है, एक विटामिन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी करेक्टर ऑफ सेल, है ना, हेरिडिटी के बारे में बोला है, अनुवांशिक के बारे में, तो RNA, DNA या प्रोटीन या हार्मोन्स, आपके अनुसार क्या लग रहा है, सोच के देखिए। तो RNA या DNA, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होगा, है ना, हार्मोन और प्रोटीन तो वैसे ही नहीं होगा, RNA DNA में बात चल रहा है तो DNA ही होगा, क्योंकि क्या बोला, अनुवांशिक चरित्र, यानी कि हेरिडिटी करेक्टर को। तो हेरिडिटी करेक्टर को कौन दिखाता है, DNA दिखाता है, दोनों का डिफरेंस में भी तो ये चीज़ बताए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि साबुन क्या है, साबुन कार्बोहाइड्रेट, ईथर, ये भी तो नहीं, वसा अम्लों के लवण, इनमें से कोई नहीं, तो वसा अम्लों के लवण होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन या पॉलीथीन या ब्यूना एस या बेकेलाइट, सोच के देखिए स्टूडेंट कौन सा इसमें आपको लग रहा है, प्राकृतिक बोला है ना, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर ब्यूना एस तो हम ही लोग बनाते हैं, पॉलीथीन भी बना सकते हैं, बेकेलाइट भी बनाते हैं, प्रोटीन नहीं हम लोग बना सकते हैं, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक से यही आपको मिल सकता है, क्योंकि ये हम लोग को नेचुरली मिल सकता है, प्रोटीन को कोई बना नहीं सकते, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, सबहुलक का उदाहरण है ना, सबहुलक, और सबहुलक को ये हम लोग क्या बोलते हैं, कोपोलीमर। अब आप दिमाग लगाइए, कोपोलीमर कौन होना चाहिए, नाइलॉन 6 या पॉलीमेथिल मेथिल एक्राइलेट, यानी कि PMMA या पॉलीथीन। तो इतना सारा ऑप्शन में से कौन सा आपको लग रहा है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो नाइलॉन 6 आपका कोपोलीमर का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 66 नंबर क्या लिखा है, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है,
संघनन बहुलीकरण में हो गया कंडेंसेशन पॉलीमर, यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर का आपसे एग्जाम्पल पूछा है, तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या होगा, नाइलॉन 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्या लिखा, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में किया जाता है, ठीक है, एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक्स। दिमाग लगाइए तो क्या होगा, पैरासीटामोल या क्लोरोक्विन या LSD या क्लोरोएम्फेनिकोल, क्लोरोएम्फेनिकोल, कौन सा आपको इसमें सही लग रहा है सोच के देखिए। तो पैरासीटामोल है ना, पैरासीटामोल को हम लोग एंटीपायरेटिक के रूप में यूज करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, टाइफाइड के लिए आपसे पूछ रहा है, तो दिमाग लगिए टाइफाइड के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोएम्फेनिकोल, क्लोरोएम्फेनिकोल। ये टाइफाइड का जो दवाई सब बता रहे थे उसमें ये बताए भी थे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह है, तो ये तो आप लोग पेपर ऊपर में पढ़ेंगे और इसको बहुत कोई आप लोग सब जानते होंगे, CH3NCO हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या लिखा है, गेमेक्सिन है, यानी कि गेमेक्सिन आपको बताना है क्या है, क्लोरोबेंजीन है या DDT है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड है या इनमें से कोई नहीं है, तो गेमेक्सिन आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो स्टूडेंट देखिए हम आपको टोटल 70 क्वेश्चन इसमें बता दिए, लेकिन इसमें आपको बनाना है केवल 35 ही, इसके आगे फिर क्या है देखिए, तो प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय है कि 10 प्रश्नों के लिए उत्तर देना जो कि 2-2 अंक का होगा, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन दिया जिसमें आपको 2-2 मतलब 10 ही क्वेश्चन बनाना, हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स करके मिलेगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, आज सारा ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो चलिए स्टूडेंट इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं वो भी 95 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर करें इस बार। चलिए आज इतना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।